दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो लड़का दिन के समय में स्कूल जाता और आने के बाद कहीं पर छोटा मोटा काम कर लिया करता था। जहां पर वह काम किया करता था वहां रहने और खाने के लिए बात कर लिया करता था। दरअसल उस लड़के का नाम अर्जुन था और अर्जुन अपने माता पिता की इकलौती औलाद था। उसकी मां की मौत बचपन में ही हो गई थी और उसके पिता की मौत जब हो गई थी जब वह 7वीं क्लास में पढ़ा करता था, क्योंकि उसके पिता काफी लंबे समय तक बीमार रहे थे और बीमारी के चलते उनके इलाज के लिए पास में जो कुछ भी जमा पूंजी थी और जो कुछ भी जमीन जायदाद थी वह सभी कुछ उसके पिता के इलाज में लग गई थी। केवल उसे अपने पिता की एक ही बात याद थी। उसके पिता मरने से पहले उससे कहा करते थे कि बेटा, पढ़ाई एक ऐसा सामान है जिसको कोई भी हमसे बांट नहीं सकता, और इसी कारण वह लड़का पढ़ाई पर बहुत ज्यादा जोर दिया करता था। पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था। वह जहां भी काम किया करता ऐसी जगह पर काम किया करता जहां पर उसके रहने खाने का जुगाड़ हो जाए, क्योंकि उसके रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं था। वह एक चाय की दुकान पर काम करता हुआ कि अब आगे क्या करना चाहिए। उस चाय की दुकान पर कुछ बैंक के कर्मचारी आया करते थे जो काफी पढ़े लिखे थे, तो उनसे वह राय मांगता है। उन्हीं में से एक बैंक कर्मचारी उससे पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो वह कहता है कि मुझे पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बनना है और इसके लिए मुझे चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े। तो बैंक कर्मचारी उससे कहता है कि यहां पर रहकर तो तुम यह सब कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा अफसर बनने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इतना काम करने के बाद तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो वह लड़का उससे सुझाव मांगता है देगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बैंक का कर्मचारी उसे कहता है कि तुम्हें काम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अभी तो तुम्हारी इतनी उम्र भी नहीं है। लेकिन तभी वे बैंक के कर्मचारी को अपनी पूरी कहानी बताता है। अब जैसे ही बैंक कर्मचारी उसकी कहानी सुनता है तो एकदम से उसे कह देता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। वहां पर तुम्हें थोड़ा बहुत काम करना होगा और तुम्हें रहने के लिए अच्छा सा कमरा दे दिया जाएगा और खाने के लिए खाना भी मिल जाया करेगा। अब इसके बाद वह लड़का उस बैंक कर्मचारी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसका जो थोड़ा बहुत सामान था उसको लेकर वह शाम को बैंक कर्मचारी के साथ उसके घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वह अपने काम को क्या करता और फिर पढ़ाई करने लगता है। लेकिन जो बैंक कर्मचारी की पत्नी थी वह उस लड़के को देखकर अंदर ही अंदर से जला करती थी। उसे ऐसा लगता था कि अगर यह पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन गया तो बहुत ही बुरा होगा। जब भी बैंक कर्मचारी की पत्नी उसे पढ़ता हुआ देखती तो उसे किसी ना किसी काम में लगा दिया करती और काम में लगने के बाद वह लड़का उस काम को करने के बाद दोबारा से पढ़ाई करने बैठ जाया करता, और जैसे ही दोबारा उसे पढ़ता हुआ देखा करती तो उसे ताने भी मार दिया करती थी। कहा करती कि तू पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बनेगा और इतनी पढ़ाई मत किया कर। अब इस बात का उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वह सब कुछ सहन करते हुए वहीं पर अपनी पढ़ाई को किया करता है। अब उसकी पढ़ाई को देखते हुए जो बैंक कर्मचारी की पत्नी थी वह और भी ज्यादा जलने लगती है और वह किसी ना किसी मौके की तलाश में थी कि उसे किसी तरह से कोई मौका मिले और वह उसको घर से बाहर निकलवा दे। वह अपने पति को भी उसके बारे में उल्टी सीधी बातें बताने लगती है, लेकिन उसका पति उल्टा उसे ही समझा देता है। कहता है कि कोई बात नहीं, यह गरीब लड़का है और अगर इसकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और एक दिन अचानक से सुबह सुबह बैंक का कर्मचारी अपने बाथरूम के अंदर ना रहा था और उसका फोन बाहर टेबल पर रखा हुआ था। उसकी पत्नी वहां से गुजरती है और उस फोन को देखने के बाद उसके दिमाग में एक बात आती है। वह सोचती है कि मैं इस फोन को ले जाकर इस लड़के के सामान में रख दूंगी और फिर बाद में यह चोर साबित हो जाएगा और इसको इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद बैंक कर्मचारी की पत्नी उस फोन को ले जाकर उस लड़के के सामान में छुपा देती है। बैंक कर्मचारी कपड़े पहनता है और कपड़े पहनने के बाद अपने फोन को ढूंढने लगता है। वह उस लड़के को आवाज लगाता है, पूछता है कि मेरा फोन तुमने देखा है क्या? लेकिन वह साफ साफ मना कर देता है कि मालिक, मैंने आपका फोन नहीं देखा है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और उससे कहता है कि क्या तुमने मेरा फोन कहीं देखा है? तो वह भी कह देती है कि मैंने इस लड़के के हाथ में तुम्हारा फोन देखा था और वह उस फोन को लेकर अपने कमरे के अंदर जा रहा था। अब इस बात को जैसे ही बैंक कर्मचारी सुनता है तो पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी उस कमरे के अंदर जाकर इधर उधर छानबीन करने लगती है और थोड़ी देर ढूंढने का ड्रामा करने के बाद उस फोन को उस कमरे के अंदर से बाहर निकाल कर ले आती है। अब जैसे ही फोन उस लड़के के कमरे से मिला था
तो बैंक कर्मचारी गुस्से भरी निगाह से उसकी तरफ देखता है और साथ में उसकी पत्नी उससे कहने लगती कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यह लड़का मुझे शक्ल से ही चोर दिखाई दे रहा है। आज तो हमारा फोन हमें मिल गया है, लेकिन अगर इसको ऐसे ही घर के अंदर रहने दिया तो यह जाने हमारे कितने पैसे चुराकर यहां से भाग जाएगा। अब इसके बाद जो बैंक कर्मचारी था वह उस लड़के पर पिटाई लगाने लगता है। इधर जो लड़का था वह बार बार उनसे कह रहा था कि मालिक मैंने चोरी नहीं की है और मैं चोर नहीं हूं, लेकिन वह बैंक का मैनेजर उसे पीटते हुए घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने तो तुझे पढ़ाई करने के लिए यहां पर रखा था, लेकिन तूने तो मेरे ही घर में चोरी की है और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा कहकर वह उसके सामान को बाहर फेंक देता है और दरवाज को बंद कर देता है। इसके बाद लड़के को बड़ा ही अफसोस होता है। वह सोचता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। जिस चीज का इल्जाम मेरे ऊपर लगाया गया है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं पता था कि इस सब चीज के पीछे उसकी मालकिन का ही हाथ है। उसकी मालकिन की हरकतों से उसे साफ साफ यह बात जाहिर हो गई थी। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि गरीब का कोई नहीं है इस दुनिया में, उसी तरह से उस लड़के की कोई भी बात नहीं सुनता है। इसके बाद वह इधर उधर भटकता रहता है, ऐसे ही किसी काम की तलाश में जहां पर उसे काम मिल जाए और रहने खाने के लिए जगह मिल जाए और वह अपनी पढ़ाई को आगे जारी कर सके। वह कई जगह पर जाता है, उसे कोई भी काम नहीं मिलता। रात का समय उसे फुटपाथ पर सोकर ही अपना टाइम व्यतीत करना पड़ता है। एक दिन और बीत जाता है, दूसरे दिन शाम हो गई थी और शाम के समय वह ऐसे ही भटकते हुए एक हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। और जैसे ही वह हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है तो हॉस्पिटल के अंदर से एक आदमी आता है और वहां पर जो लोग खड़े हुए थे उन लोगों से कह रहा था कि मेरे भाई की जिंदगी और मौत का सवाल है, कोई मुझे 1 यूनिट खून देगा तो मेरे भाई की जान बच जाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद वह लड़का एकदम से आगे आता है और उस व्यक्ति से कहने लगता है कि अगर आपके भाई की जिंदगी की और मौत का सवाल है तो 1 यूनिट खून देने के लिए मैं तैयार हूं। उसके बाद वह खून देने के लिए जाता है और अपना 1 यूनिट खून उस व्यक्ति के भाई के लिए दे देता है। अब उसके बाद वह लड़का उस व्यक्ति के साथ साथ चला जाता है और वहां जाकर उस व्यक्ति से कहता है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आपके भाई की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वह व्यक्ति उसको रोककर कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन वह लड़का साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मैं आपके भाई के लिए उनको यह खून दिया है, मैंने पैसों के लिए यह सब नहीं किया है। ऐसा कहकर वह जाने लगता है। तभी वह व्यक्ति उसे रोकता है, कहता है कि चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे देता हूं। लेकिन कुछ खाने पीने से भी वह साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो आप मुझे काम दे दीजिए, मैं काम करना चाहता हूं और काम के साथ साथ मेरे रहने का जुगाड़ कर दीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद वह व्यक्ति हैरान तो होता है, क्योंकि एक लड़का जो काम के बदले में सिर्फ रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना मांग रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके बाद वह उससे उसकी कहानी पूछने लगता है, तो वह अपनी कहानी को उस व्यक्ति को बताता है। जैसे ही उसकी कहानी वह व्यक्ति सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने जब सुना था कि उसके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और उन्होंने उससे कहा था कि तुम्हें पढ़ लिख कर एक बड़ी पोस्ट को हासिल करना है, तो इस बात को सुनने के बाद वह मायूस हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। और उस व्यक्ति के आंसुओं को देखकर उस लड़के की आंसू टपकने लगते हैं। फिर वह व्यक्ति उससे कहता है कि कोई बात नहीं भाई, तुमने मेरे भाई को खून दिया है और तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई की जान बच पाई है, तो तुम ऐसा करो, मेरा एक भाई है तो मैं एक और भाई है तो मैं एक और भाई तुम्हें समझ लूंगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वहां टाइम काफी कम था तो इस लड़के ने टाइम पर आकर उनकी मदद की थी और इस मदद के कारण उस लड़के की जान बच पाई थी। तो जैसे ही यह बात उस व्यक्ति के घर वालों को पता चलती है तो वह भी इस लड़के से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इसको पढ़ाई लिखाई में काफी मदद करते हैं। वह उनका छोटा मोटा काम दिया करता और धीरे धीरे वह वहीं से ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेता है। इधर जिस लड़के को उसने खून दिया था वह लड़का भी इसे बड़ा ही प्यार करता है और उसे अपने घर में अपने भाई का ओहदा देकर रखता है कि वह घर के एक सदस्य की तरह रहा। वह परिवार वाले भी उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, उसे पढ़ने के लिए पूरा टाइम देते हैं और जो भी उसकी फीस का खर्चा होता था उस खर्चे को उठाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब तक वह परिवार में एक सदस्य की जगह बना चुका था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ वह दिल्ली कोचिंग करने के लिए चला जाता है और वहां पर रहकर अपनी आईएएस की पढ़ाई को पूरा करता है।
साथ में वह घर वालों से भी बार बार हालचाल पूछ लिया करता था। उसे पैसों के लिए भी वह लोग पूछते रहते थे। लेकिन दोस्तों, वह लड़का वहीं पर मेहनत करता है, छोटा मोटा काम करता है। वहां पर रहने के लिए तुम्हें घर मिल जाएगा, थोड़ी बहुत हमारी खेती बाड़ी है और खेती बाड़ी में हमारा हाथ बटा दिया करना। तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा और कोई भी तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब इसके बाद वह लड़का उसके साथ चला जाता है। वहां पर वह लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। उस व्यक्ति के घर वालों को जब यह बात पता चलती है कि इस लड़के की वजह से उनके बच्चे की जान बची है, क्योंकि दोस्तों, डॉक्टर साहब ने खून लाने के लिए बोला था और खून देने के लिए कोई तैयार नहीं था करता, और घर के अंदर जो भी कोई त्योहार मनाया जाता या कोई सामान बाहर से खाने के लिए आता, तो उस खाने के सामान में उसका भी एक हिस्सा अलग से हुआ करता था। अब इस बात को देखकर वह लड़का बड़ा ही खुश होता है और वह सोचता है कि कोई बात नहीं, मुझे एक परिवार तो मिल ही गया है और इस परिवार के सहारे से मेरी जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगी। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वह यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और मेहनत करता है दिन रात एक करके। इधर जो परिवार वाले थे और काम करने के बाद अपने रहने का खर्चा खुद ही निकाल लेता था। कुछ दिनों बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका आईएएस का टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब जैसे ही वह आईएएस अधिकारी बना तो वह सीधा अपने घर आता है जहां पर वह रहा करता था, और जिस परिवार ने उसे पूरा सपोर्ट किया था, वहां आने के बाद वह खुशी को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करता है और उनको बताता है कि मैं आईएएस ऑफिसर बन गया हूं और बहुत जल्द मैं ट्रेनिंग करने के बाद कहीं ना कहीं जाकर अपना कार्यभार संभाल लूंगा। इस बात को सुनने के बाद पूरा परिवार खुश होता है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वह पूरे गांव में इस बात का ढंढोरा पीट देते हैं। इसके बाद वह लड़का आईएएस की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और कुछ दिनों बाद ट्रेनिंग भी पूरी हो जाती है और उसकी पोस्टिंग एक बड़े शहर में हो जाती है और वहां पर रहकर बड़ी ईमानदारी और मेहनत से वह अपना काम किया करता है और बीच में कभी उसे टाइम मिला करता तो वह अपने उस परिवार के पास भी जाया करता जहां से उसने इस कामयाबी को हासिल किया था। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ उसकी ड्यूटी को पूरे 2 साल बीत जाते हैं। अब 2 साल बाद अचानक से एक दिन वह अपने गांव वाले घर में पहुंच जाता है जहां पर रहकर उसने इन कामयाबियों को हासिल किया था। वहां जाने के बाद जैसे ही परिवार के हालात को देखता है तो हालत देखने के बाद उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि परिवार की हालत ठीक नहीं थी और इस बात के बारे में उन लोगों ने उसे कभी बताया ही नहीं था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इस बात को वह देखे और इस बात के बारे में उसे कुछ भी पता चले। वहां पर आने के बाद वह देखता है कि जो परिवार के मुखिया थे, जिनसे वह पिता कहा करता था, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उनको एक भयंकर बीमारी हो गई है और उस बीमारी के चलते उन्होंने अपनी वह जमीन गिरवी रख दी थी जिस जमीन पर कभी वह खेती किया करते थे, और यह बात उन परिवार वालों ने उससे छिपाई थी। अब इसके बाद वह उनसे लड़ाई करने लगता है, कहता है कि तुम लोगों ने मुझे अपना बेटा ही नहीं समझा, जबकि मैंने तुम्हें अपना परिवार समझा है और मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद 2 साल तक उसने जो कुछ भी कमाया था वह सारे पैसे को लाता है और उन खेतों को छुड़ाता है जो खेत उसके परिवार वालों ने गिरवी रख दिए थे। इसके बाद वह परिवार के मुखिया को एक बड़े से हॉस्पिटल में ले जाता है और वहां जाने के बाद उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कराता है। कुछ दिनों तक ट्रीटमेंट चलता है और फिर परिवार के मुखिया एकदम से स्वस्थ हो जाते हैं और वह दोबारा से उन्हें घर ले आता है। अब जितने दिनों तक उनका ट्रीटमेंट चला था तो उतने दिनों के लिए उसने छुट्टी ले ली थी। कारण बताया था कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं वापस काम पर नहीं आऊंगा। अब जैसे ही परिवार के मुखिया की तबीयत ठीक हो जाती है तो उनको वह गांव में छोड़ता है और कुछ दिन अपने गांव में ही रहकर टाइम व्यतीत करने की सोचता है। वह गांव के अंदर उन खेतों पर जाया करता जिनमें वह कभी काम किया करता था और ऐसे ही घूमते घूमते वह वहां पर भी चला जाता है जिस चाय की दुकान पर वह काम किया करता था। अब जैसे ही लोगों को उसके बारे में पता चलता है कि यह वही लड़का है और अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है तो लोग बड़े ही हैरान हो जाते हैं और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। इसी तरह से एक दिन वह शहर में जा रहा था और जैसे ही वह शहर में जा रहा था तो वही दंपति, जिस दंपति के यहां उसने कभी काम किया था, जिन्होंने चोर कहकर उसको घर से बाहर निकाल दिया था, वह अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो इसके बाद वह लड़का उनके पास जाता है और वहां जाने के बाद कहता है कि मालिक की गाड़ी खराब हो गई है क्या। अब इस बात को सुनने के बाद एकदम से उसका मालिक पीछे मुड़कर देखता है
तो वह देखते ही उसे पहचान लेता है। अब मालिक कुछ बोल पाता उससे पहले उसकी मालकिन एकदम से कह देती है, अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? आज भी किसी का कोई सामान चुरा कर लाया होगा क्या? अब इस बात को सुनने के बाद वह मुस्कुराने लगता है। उसके साथ में वह लड़का था जिस लड़के को उसने खून दिया था। वह लड़का इस बात को सुनकर एकदम से उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? यह आईएएस ऑफिसर बन चुके हैं और फिलहाल यह छुट्टी पर है और अपनी सरकारी गाड़ी को घर पर ही छोड़कर आए हैं, वरना तुम्हें पता चल जाता। ऐसा बोलने का नतीजा क्या होता है? अब इस बात को सुनने के बाद वह दोनों दंपति एकदम से हैरान हो जाते हैं कि जिसको उन्होंने कभी चोर कहकर घर से निकाला था वह एक आईएएस ऑफिसर बन चुका है। इसके बाद वह लड़का उनसे कहता है कि ऐसी बात नहीं, मैं तो केवल आपको यह बताने आया था कि मैं उस दिन भी चोर नहीं था और आज भी चोर नहीं था। वह मोबाइल किस तरह से मेरे सामान के बीच में आया, इस बात के बारे में मालकिन आपको अच्छी तरह से बता सकती है। ऐसी बात वह बैंक कर्मचारी से कहकर वहां से चल देता है और दोबारा से अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है। अब इसके बाद जब बैंक कर्मचारी अपनी पत्नी से पूछता है कि ये क्या कह रहा था, तुम इसके बारे में मुझे सच सच बताओ, इतना बड़ा आईएएस अधिकारी झूठ तो बोलेगा नहीं। इसके बाद बैंक कर्मचारी की पत्नी कबूल कर लेती है, कहती है कि वह फोन मैंने ही उसके कमरे में उसके बैग में रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर किसी बड़ी पोस्ट को हासिल करे। ये काफी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई किया करता था और उसकी पढ़ाई लिखाई से मुझे अंदर ही अंदर जलन हुआ करती थी। अब इसके बाद जो बैंक कर्मचारी था वह अपने पत्नी की इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और शर्मिंदा होता है कि उसने एक ऐसे लड़के को चोर साबित कर दिया जो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। तो उसके बाद वह उस लड़के को ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते उसके बारे में पता चल जाता है। जहां पर उसकी ज्वाइनिंग थी वह वहां पर उसके पास जाता है और उसके पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है। वह पूरी कहानी उस लड़के को बता देता है कि तुम्हारी मालकिन तुमसे झगड़ा करती थी और उसी जलन के कारण उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अगर हो सके तो बेटा हमें माफ कर देना, और मेरा इरादा बिल्कुल भी तुम्हें उस टाइम पर मारने पीटने का नहीं था। लेकिन तभी वह कहता है कि कोई बात नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो मेरा भला ही सोचा था और आपके सामने जो चीज साबित हो गई थी वह इतनी अच्छी तरह से साबित की गई थी कि उसको देखने के बाद कोई भी यही समझता कि मैंने ही चोरी की है। वह आईएएस ऑन ड्यूटी उस बैंक कर्मचारी को माफ कर देता है और माफ करने के बाद कह देता है कि ठीक है, आप जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरी तरफ से, आप अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक लड़के की जहां पर एक लड़के ने बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना किया और अपने मुकाम को हासिल किया। जो बात उसके पिता कहकर गए थे उसने सिद्ध करके दिखाया। आप क्या कहना चाहते हो उस लड़के के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उस बैंक कर्मचारी के बारे में? और क्या कहना चाहते हो उस घर के मुखिया के बारे में जिसने उसकी जिंदगी ही बदल दी?